Okay, students. Last we start our topic on the basis of linear vector space. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी as we start our topic from first unit linear algebra, and we refer the book ML Bose Mathematical Physics by ML Bose, और उनका चैप्टर 3 है as a syllabus taken from mostly from this ML Bose reference book. You can refer other reference book also for your reference. So many references book you can found from mathematical physics, on soft copy also you get. और मैंने आज आपको गूगल क्लासरूम का एक लिंक भी सेंड किया है, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हो वो क्लासरूम में भी ज्वाइन हो जाना, और आप हमारे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट फिजिक्स का जो लिंक है उनमें भी आप वहाँ पर बुक्स मिल जाएगा, वहाँ पर यू कैन फाउंड सिलेबस एज वेल एज आई विल सेंड असाइनमेंट टू दैट ऑन गूगल क्लासरूम. So students, we start our sessions. Last we discussed this linear vector space. We revise some part and then we go for some other points. Okay, that discussion. So linear vector space we define the simple way कि जैसे हमारा जो हम vectors define करते हैं that is a R vector. Okay, the simple way we define in this three coordinates. Okay, xi vector plus yj plus zk vector, थ्री डायमेंशन स्पेस, और हम रियल स्पेस में हम उन्हें R3 से कहते हैं. ओके, इफ यू गो फॉर वेक्टर्स इन फॉर्म्स ऑफ तो V3 के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं फॉर वेक्टर्स, एंड यूक्लिडियन स्पेस है वहाँ पर यूनिट बेसिस वेक्टर लेते हैं तो E3 से हम डिफाइन करते हैं. ओके, तो ये उस थ्री डायमेंशन स्पेस के लिए हम डिफाइन करते हैं. सपोज आप टू डायमेंशन लेते हो, ओके, दैट इज दिस पासेस फ्रॉम द ओरिजिन और ये मेकिंग अ प्लेन एक्स कॉमा वाई, तो हम उन्हें V2 या आप R2 स्पेस में हम कह सकते हैं वहाँ पर. लेकिन हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं कि टू डायमेंशंस थ्री डायमेंशंस तो रहते ही है, बट कहीं ज़्यादातर रिलेटिविटी के प्रॉब्लम देखो, फेज स्पेस के प्रॉब्लम देखो, यू गो फॉर अदर प्रॉब्लम्स इन अवर फिजिक्स, यू फाउंड द डायमेंशन स्पेस विल बी मच मोर. जैसे कि हमने कल देखा था फेज स्पेस है, तो फेज स्पेस में हम पोजीशंस एंड मोमेंटम रहता है, तो पोजीशंस के भी थ्री उनके कंपोनेंट्स, मोमेंटम के भी तीन कंपोनेंट्स, तो सिक्स वेरिएबल्स आर देयर, तो हमें सिक्स डायमेंशन स्पेस वहाँ पर डिफाइन करना होगा. तो इजीली वी कैन डिफाइन फॉर दैट. 1 मिनट, ये रुचि पटेल, स्टॉप शेयरिंग फॉर योर स्क्रीन. 1 minute student. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियरली? हाँ सर. हाँ सर. ओके ओके, जैसे कि हम फेस स्पेस की बात करते हैं. हाँ ओके, जैसे कि वहाँ पर हमने बताया कि फेस स्पेस है, वहाँ पर हम पोजीशंस भी डिफाइन करते हैं, मोमेंटम भी डिफाइन करते हैं. तो इनके थ्री कंपोनेंट्स, मोमेंटम के तीन कंपोनेंट्स, सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, सिक्स वेरिएबल्स आ जाए, तो हमें सिक्स डायमेंशन स्पेस की ज़रूरत पड़ती है टू रिफ़र और टू ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन के लिए. तो हम उसे V6 सिक्स डायमेंशन स्पेस या R6 या यूक्लिडियन स्पेस, जो भी आप स्पेस पे उसे डिफाइन कर सकते हो. अब स्पेशल रिलेटिविटी में हम कहते हैं वहाँ पर टाइम डिपेंडेंट टर्म रहता है, तो 4 डायमेंशन स्पेस आ जाता है, 3 कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम डिपेंडेंट टर्म, तो वहाँ पर V4 से हम उन्हें डिफाइन करते हैं. जैसे कि n डायमेंशन स्पेस है तो हम उन्हें Vn से डिफाइन करते हैं, जितने भी डायमेंशन हो, 10 हो, 20 हो, और अप टू n डायमेंशन, आप कितने भी डायमेंशन रिफर कर सकते हो. तो वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ Vn. अभी हम आगे देखते हैं कि भाई ये जो फिजिकल, ये जो अभी हमारा है स्पेस टाइम, और वहाँ पर थ्री डायमेंशन रहता है, वहाँ पर फिजिकल स्पेस थ्री डायमेंशन है,
ओके। और ज्योमेट्री टर्मिनोलॉजी हम वहाँ पर 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, n डायमेंशन फॉर्म में हम वहाँ पर ले सकते हैं ज्योमेट्रिकली वी एस टू एक्सटेंड। अभी हमने फिर और डिस्कस किया था वहाँ पर कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। जैसे हमारा 3 डायमेंशन है या सपोज 3 वेरिएबल पॉइंट्स है p ऑफ एक्स वाई जेड और पर्टिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू p, तब उसका डिस्टेंस इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट p स्क्वायर d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सिंपल हम d कैलकुलेट करते हैं। अब उसी को कंसेप्ट लेके 5 डायमेंशन का सपोज आपको दिया है एक्स वाई जेड यू वी, और विथ ओरिजिन वेक्टर है आपका 0 0, तो आप उसको कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप उसका डी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पर्टिकुलर पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी के आप पॉइंट के ले लेते हो एक्स वाई जेड वी। वैसे उसका एक प्रॉब्लम भी हमने देखा था कि डिस्टेंस हम इजीली ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि हम जो 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में जो एल्जिब्रा जो ज्योमेट्री यूज़ कर रहे थे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन अप टू n डायमेंशन। तो वही एल्जिब्रा हमें अप्लाई करके हम उनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने कल देखा था। अभी सेकेंड थिंग वी गो फॉर वहाँ पर और कंसेप्ट देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स वहाँ पर क्या होते हैं, और ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दे दिए, कुछ ये ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स दिए, ओके, और उसके आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ये ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स है। फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाते हो ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस ए अल्फा 3 प्लस ए इक्वल टू 0 और इक्वल टू सम कांस्टेंट, आप कुछ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन बना रहे हो। तो ये ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके, ये दोनों ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स आप ले रहे हो, ओके, ये आपको पूरा आप ले रहे हो प्लस लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट वेक्टर्स। वो क्या फॉर्म करता है? लीनियर वेक्टर स्पेस। दोनों कॉम्बिनेशन ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स प्लस आपने कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, तो दैट डिफाइन सम स्पेस, उसको हम कहते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। और अ वेक्टर स्पेस और अ स्पेस, उसको इस तरह से जस्ट कई बार वेक्टर स्पेस भी लिखते हैं, कई बार लीनियर वेक्टर स्पेस लिखते हैं, कई बार लीनियर स्पेस लिखा होता है, कई बार स्पेस लिखा होता है। तो आपको समझ आ जाता है कि ओरिजिनल वेक्टर्स लेते हैं प्लस उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन वहाँ पे लिया है, तो दैट वी डिफाइन एज अ लीनियर वेक्टर स्पेस। तो एज वी गो फॉर दैट, वहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वहाँ पर, द लास्ट क्लास वी सॉल्व फॉर दिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4, 4 वेक्टर्स दे दिए आपको। दिस 4 वेक्टर्स आर गिवन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। वो चारों वेक्टर्स को आप रो के फॉर्म में लिख दो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ओके। उसको रो रिडक्शन अप्लाई करो। ये प्रॉब्लम हमने आगे सॉल्व ही कर लिया था, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने सॉल्व किया था, हमें ये रिजल्ट मिल रहा था, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये देखो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो हो रहा था, ये रैंक आपकी आ रही है, ये सपोज ये मैट्रिक्स ए है, ओके, और ये आपको लास्ट उसका रो रिडक्शन का रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको नाम नहीं दे देते, ये सी जो इसको मैट्रिक्स को नाम दे देते, तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा 2। नॉन जीरो रोज कितनी है वो रैंक बताती है, ओके। अभी यहाँ पर हमारे 4 वेक्टर्स है, ओके, और ये जो 2 वेक्टर्स मिल रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है आफ्टर रो रिडक्शन हमने अप्लाई किया, उसके बाद आप देखोगे तो जो नॉन जीरो रोज आ रही है ये फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर नथिंग बट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ओके। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, मतलब यहाँ पर ये डिपेंड नहीं कर रहे, ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म। क्यों उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते थे? तब भी मैंने बताया था कि ये आप रिवर्स में जाओ, इसको यही ये वेक्टर्स ले लो, ये 2 वेक्टर्स, और उसको रिवर्स में आप जाइए, ये ही मेथड अप्लाई कीजिए रो रिडक्शन रिवर्स में, तो आप ये 2 से ये 4 फॉर्म कर सकते हो, ये चारों वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ओके, जो हमने डिफाइन क्वेश्चन में डिफाइन किए। तो उसको इसीलिए इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं, ओके। और वहाँ पर हमने कहा था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो मिल रहे हैं, 2 वेक्टर्स है, और 2 वेक्टर्स है, डिटरमाइंस क्या करते हैं? वो प्लेन डिटरमाइन करते हैं, दे डिफाइन एज अ प्लेन, ओके। अब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म ए लीनियर कॉम्बिनेशन, आप उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो,
ओके, दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो लाइज इन द प्लेन। वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करेगा, दैट ऑल्सो लाइज इन दैट प्लेन ओनली। ओके, अब इन दैट प्लेन है लीनियर कॉम्बिनेशंस भी, तो वहाँ पर जो प्लेन है वो V2, ये दो है ना, दो वेक्टर्स हमने लिए थे, फर्स्ट दिस वेक्टर एंड सेकेंड दिस वेक्टर। ओके, 9 0 7 0 -9 13 जो हमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं आफ्टर रो रिडक्शन मेथड। अब वो दो वेक्टर्स डिफाइन करते हैं और उसको प्लेन है, तो ये डायमेंशन क्या होगा, V2 है, तो V2 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ V3। V2 किसका पार्ट है, V3 है। मतलब हम जैसे कि ये एक ऐसे ले लेते हैं स्पेस, ये V3 स्पेस है, तो V2 भी उसके अंदर ही मिल रहा है। ओके, तो V2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ V3। तो हम कह सकते हैं V2 इज अ सब स्पेस ऑफ V3। हम उन्हें क्या डिफाइन कर सकते हैं, V2 इज अ सब स्पेस ऑफ V3। ओके, और ये लाई जो प्लेन है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, देन वी डिफाइन दैट इज अ सबस्पेस ऑफ V2 एंड V3, मतलब एक ही वहाँ पर है, तो वी डिफाइन दैट कि V2 वी कैन कॉल दैट V2 इज अ सबस्पेस ऑफ V3, से हम कह सकते हैं। अब सेकेंड थिंग, हमने स्पान के बारे में बात किया था। स्पान मतलब क्या, स्पान वर्ड क्या बताता है, व्हाट इज यू डिफाइन द स्पान, एनीवन फ्रॉम योर साइड? ये जैसे हमने वर्ड सर लिखा है स्पान। हाँ बोलिए बोलिए। सर ऊपर आपण थोडं ऊपर करा। हाँ हाँ, आप हिंदी में ही ज़्यादातर पूछिए तो अच्छा रहेगा। सर तो नाइन आपका, नाइन 90 ब्रैकेट में 90 है, हाँ नीचे हाँ नीचे पूरा और नीचे। हाँ, हाँ सर, सर ब्रैकेट में 90 सपोज है, और दूसरा में B2 है ना, वहाँ पे 0 -9 30 है बराबर। आगे दो एलिमेंट्स है और पीछे 3 एलिमेंट्स है, तो कौन सा डायमेंशन बोले? वैसे तो जैसे कि दो एलिमेंट वाले हैं, जैसे कि आप 9 0 बोल रहे हो। ओके, तो और इसका पीछे डायमेंशन, हाँ हाँ, ये डायमेंशन तो आपका 2 ही है ना, दो ही टर्म्स आप डिफाइन कर रहे हो, तो दैट विल बी R2। ये R2 डायमेंशन होगा, और ये आप जब बोलोगे 3 है पॉसिबल, तो दैट हाँ विल बी R3 डायमेंशन है। ओके। क्लियर? हाँ सर। ओके, मतलब डायमेंशन नहीं कहते, मतलब R3 के फॉर्म में, R3 वेक्टर स्पेस, R2 स्पेस है जो उसके 2 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, दैट यू कैन रेफर फॉर दैट। ओके सर। हाँ सर। ओके, अब स्पान का मीनिंग क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पान? कोई भी स्टूडेंट्स आंसर दे सकता है। एनी स्टूडेंट्स, हाउ यू डिफाइन द स्पान? स्पान का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पान जब हम कहते हैं? एनी आइडिया? यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? हेलो, स्टूडेंट्स, यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. हाँ, तो कुछ आंसर बताओ, हाउ यू डिफाइन द स्पान? मतलब जस्ट बेसिक वर्ड है स्पान, मतलब हम क्या कहते हैं, मतलब फैला हुआ Sir, स्पान। हाँ बोलिए vectors बोलिए। which can be represented as a linear combination. हाँ, वो बात सही है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, उसको हम स्पान कहते हैं, और मैथमेटिकल टर्म रहता है। अब इसको हम थोड़ा इसकी थोड़ी ज्योमेट्री और उसका थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं, कि ये स्पान और ये सब क्या है, वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। स्पान मतलब सिंपल ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन, कि एज मैथमेटिकल नहीं जा रहे अभी, मैथमेटिकल अभी हम जा रहे हैं इसके बाद ही। स्पान मतलब फैला हुआ, कितना वो फैला हुआ है पर्टिकुलरली, दैट डिफाइन द स्पान। तो आप देखिए कि स्पान के लिए हमने बताया दैट विल बी डिफाइन, उन्होंने बता ही दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशंस आप बनाते हो जो भी है अपने इंडिपेंडेंट वेक्टर से। ओके, और वन V2 स्पेस पर है। ओके, और उसके क्या करते हैं, इफ ऑल द वेक्टर्स इन दैट स्पेस कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब आपके जो V2 वेक्टर्स है, ओके, that you can represent in terms of linear combination that define as a spanning set।
वो क्या डिफाइन करता है, स्पानिंग सेट। ओके, जैसे कि हमने ये बताया, ये स्पानिंग सेट आप कह सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने ये लिखा ना इक्वेशन। ओके, तो दिस डिफाइन एज अ स्पानिंग सेट, और उसको कहते हैं स्पान ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन वेक्टर स्पेस। उसका स्पान ये है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर्स, तो उसको स्पान से डिफाइन करते हैं। और बेसिस वेक्टर किसको कहते हैं, बेसिस, बेसिस मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और विच हैज अ स्पान, दोनों है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी है और उसके स्पान भी है, स्पान मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस भी है, उस वेक्टर्स को हम कहते हैं बेसिस वेक्टर, बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। तो हमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल रहा था, जो एग्जांपल से हम जा रहे हैं समझने के लिए, तो ये दो वेक्टर्स जो मिल रहे थे, दैट डिफाइन एज अ बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V2। अब सेकेंड थिंग हमने कहा था डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन क्या रहता है, आप कोई भी वेक्टर्स, ये पहला सेलेक्ट कर रहे हो या ये कर रहे हो, उसमें कोई डिफरेंट, उसमें कोई बैरियर नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। तो द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर। द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर कितने हैं, तो बेसिस वेक्टर 2 है, 1 2, तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, यहाँ पर डायमेंशन इज डिफाइंड एज अ 2। आप V2 कह सकते हो, V3, उस हिसाब से हम यहाँ पर डायमेंशन लिखते हो। ओके, और कल एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि फाइंड द डायमेंशन एज वेल एज स्पान और उनका बेसिस। ओके, तो हमारे पास ये वेक्टर्स दे दिए थे, 4 वेक्टर, फर्स्ट दिस वेक्टर्स, सेकंड गिवन दिस, थर्ड एंड फोर्थ, उसको हमने लिख लिया था रोज में। ओके, फर्स्ट वेक्टर को रो में लिख लो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर हमने रो रिडक्शन अप्लाई कर दिया, रो रिडक्शन मेथड। अब रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया था, आफ्टर अप्लाइंग द लास्ट वी गेट द रिजल्ट, यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद एक्सपांशन नहीं होगा, दिस रिजल्ट इज लास्ट। तो नॉन जीरो रोज हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 2 3। ओके, 3 नॉन जीरो रोज मिल रही है, 3 नॉन जीरो रोज। अब नॉन जीरो रोज है, वही क्या बताता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, दैट डिफाइन एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो उसके हिसाब से आप बेसिस कह सकते हो। तो बेसिस क्या हो गए, 3 वेक्टर्स, और बेसिस मिल जाता है, बेसिस ऑफ अ स्पेस, जो भी वेक्टर स्पेस के बेसिस है उसकी डायमेंशन होगी, तो 3 डायमेंशन स्पेस, और यही उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हो। सपोज आप ये 3 वेक्टर्स है, इसको अल्फा 1 नाम दे देते हो, इसको अल्फा 2, अल्फा 3, और आप यहाँ पे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, विच इक्वल टू सम इक्वेट विथ सम कांस्टेंट और विथ इक्वेट विथ कांस्टेंट, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो दैट डिफाइन एज अ स्पान। ओके, तो ये कंसेप्ट पे हमने वहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यू गोट एन आइडिया। अब स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं एक सिंपल सा एक जैसे जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हो कि वेक्टर स्पेस हम क्या कहते हैं, उसका सेट क्या रहता है, उसके वहाँ पर सब स्पेस क्या रहती है, उसका स्पान क्या रहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, ये सभी हमने अभी तक तो डिस्कस कर लिया। लेकिन आज मुझे थोड़ा एक आपसे एक एग्जाम्पल से पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना है कि सपोज आप जो भी, मैंने ये मैथ्स का मेरे फ्रेंड है, उनसे ही हमने डिस्कस किया था, तो उन्होंने एक बढ़िया एग्जांपल मुझे दिया, तो कि ये मुझे आपसे डिस्कस करना है, तो आपको थोड़ा और आइडिया आपकी क्लियर हो। तो जैसे हम ये एक ले लेते हैं, सपोज आप, हमारा एक सिटी एरिया है, वो राउंड में है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से राउंड में, अब उसको हमें कवर करना है, पूरे रीजन को कवर करना है, और उसका ऑब्जर्वेशंस लेना है कि क्या चल रहा है, कैसा है। तो हम एक यहाँ पर कैमरा लगा देते हैं, रोटेटेबल कैमरा C लगा देते हैं। तो ये पूरा रोटेटेबल है, तो ये पूरा रीजन, मतलब ये पूरा रीजन यहाँ पर भी कवर कर सकता है, और वेरी हाई डिफाइन कैमरा अप टू दिस लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये पूरा रीजन कवर कर सकता है अप टू द लास्ट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यहाँ तक भी करेगा, और लास्ट दिस पॉइंट इज ऑल्सो कवरिंग इन दिस कैमरा। तो एक कैमरा से हम यहाँ पर ये पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अभी सपोज हम कुछ ऐसा रीजन लेते हैं, सपोज हमारा रीजन कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से है। ओके ओके, इस तरह से कुछ हमारा रीजन है। अभी सपोज मैंने एक कैमरा यहाँ पे ले लिया, और यह सेंटर पे मैं ले रहा हूँ। अब सेंटर जो होगा
वो आप करोगे करोगे इतना, तो वो एक रोटेटेबल है तो एक पर्टिकुलरली इतना ही कवर अप करेगा। मतलब यहाँ से आप ये रीजन कवर कर लिया, फिर इतना रीजन कवर कर लिया, फिर इतना रीजन कवर कर लिया, फिर इतना ही रीजन, तो ये सब स्पेस रह जाती है, वो रीजन कवर नहीं कर पाता, ये रीजन कवर नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे ये रीजन कवर नहीं करेगा, ये रीजन कवर। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा कोई ऐसा एरिया है, वो इस तरह का एरिया है, अब जिसको हमें ऑब्जर्व करना है कि प्रॉपरली वो कवर हो जाए। तो हम काम कर सकते हैं, एक कैमरा की जगह पे हम कुछ ज़्यादा कैमरा ले लेते हैं, तो जिसको प्रॉपर वे पे लगाए तो सब एरिया कवर हो जाए। सपोज ये कैमरा हम सेंटर पे नहीं लगाते, हम लेते कोई डिफरेंट वहाँ पर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम एक ले लेते हैं कैमरा, दिस पॉइंट। ओके, तो ये पूरा इतना रीजन कवर कर लेता है। ओके, मोस्टली इतना रीजन्स आ जाता है। फिर यहाँ पर हम कुछ एक कैमरा ले लेते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब थोड़ा इस तरह से आप डायग्राम कर लोगे, ज़्यादा इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखते हैं। अब एक और ले लेते हैं, यहाँ पर एक कैमरा, तो ये कितना रीजन, ये भी कवर हो जाएगा यहाँ लास्ट तक, और यहाँ पर भी वो थोड़ा कवर कर लेगा। और यहाँ पर एक कुछ एक कैमरा रख देते हैं, तो यहाँ से पूरा वो रीजन इतना कवर कर सकता है। इसकी रेंज ज़्यादा है तो सर्कल में ये पूरा आ जाता है, ये कवर। तो हम उसको नाम दे देते हैं, ये C1 लिया, C2 लिया, C3 लिया। ओके, अभी ये पूरा एक हम डिफाइन कर रहे हैं, ये स्पेस है, यहाँ पे हमने सर्कुलर स्पेस लिया था। ओके, एस और सर्कुलर, ये पूरा स्पेस है जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें हम 3 कैमरा ले रहे हैं। अब C1 मतलब यहाँ पर C1 है, वो पूरा रीजन नहीं डिफाइन करेगा, ये पूरा आपका स्पेस को जो डिफाइन करना होगा, तो ये 3 कैमरा से आप कर सकते हो, C1, C2 एंड C3, ये पूरा वहाँ पर कवर कर लेगा। और ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके, या ये इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। C2 मतलब ये अपना इतना एरिया का इंफॉर्मेशन देगा, C2 अपना इंफॉर्मेशन देगा, C3, ये तीनों अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द कैमरा, मतलब इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पर दे रहा है। ओके, तो इट्स नॉट दैट के चाहे आप यहाँ पे 2 ले लेते हो, ये 2 से ही आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये पूरे स्पेस की, तो ये इतना ही कुछ देगा, ये यहाँ पर इतना ही कुछ इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ये बाकी रहेगा। मतलब तीनों एक अपनी आइडेंटिटी है और अपना इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देने की वहाँ पर कैपेबिलिटी है। अब आप क्या करते हो, सपोज आपने और ज़्यादा कैमरा ले लिया, सपोज आपको और थोड़ा प्रिसाइज चाहिए, यहाँ पर आपने एक ले लिया, तो इज़ नॉट C4, इसकी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। आप C1 और C3 को यूज़ करके ये रीजन का पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मतलब C4 उसके अंदर आ जाता है। सपोज आपने और प्रिसाइज हुआ, यहाँ पर एक C5 ले लिया, तो इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, C4 एंड C5, ओके, दे आर डिपेंडेंट, वो C1 के भी इंफॉर्मेशन से ये मिल जाएगा, C3 के भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उससे C4 का भी आप मैच करोगे तो सेम मिलेगा। तो दे नॉट नेसेसिटी कि अब वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पर इस तरह से आप ले सकते हो कि कोई भी स्पेस है वहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है। हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो डिपेंडेंट ये हो जाता है, C4 डिपेंड ऑन C1 भी रहता है, C3 पे भी रहता है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी देता है, लेकिन वो पूरा यहाँ C4 पूरी इंफॉर्मेशन ये C1 और C3 की नहीं दे सकता, थोड़ा तो लेफ्ट हो जाएगा वहाँ पर, और यहाँ पे इस रीजन को भी लेफ्ट कर लेगा, मतलब इज़ नॉट कि ये पूरा कवर कर पा रहा है। अब सेकंड थिंग यहाँ पे क्या देखना है कि सपोज हम उसके अंदर का ये ले, स्पेस के अंदर की थोड़ी सी ये वैल्यूज हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं, ये इतना रीजन का कंसिडर कर रहे हैं, ये 2 कैमरा से और जितना रीजन आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब स्पेस। ये फुल जो पूरा स्पेस दिया है उसके अंदर के इतने रीजन कहते हैं, तो उसी के अंदर का आ रहा है। सपोज ये 5 डायमेंशन स्पेस है या 7 डायमेंशन, n डायमेंशन स्पेस है, उसी के अंदर की इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं सब स्पेस। ओके, फिर उसके हम कॉम्बिनेशन बनाए कि पूरी इंफॉर्मेशन ये C1 प्लस C2 प्लस C3, उसको इंफॉर्मेशन को हम कॉम्बिनेशंस बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसको कहते हैं सम विद सम कांस्टेंट लेते हो, AC1 प्लस AC2 प्लस AC3। ओके, या A1 C1 आपको जो हम लेते हैं इक्वेशन में A2 C2 A3 C3 विच इज इक्वल टू सम कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सम कांस्टेंट और सम कुछ टर्म्स, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन उसका स्पान बताता है कि वो कितना स्पान कवर करेगा, ये कितना रीजन कवर करेगा। ये 2 लेते हैं सिर्फ C1 और C3,
A1 C1 प्लस A3 C3 सम वैल्यूज, तो उतना ही वो स्पान कवर कर रहा है। ओके, इतना लीनियर कॉम्बिनेशन। तब आप तीनों ले ले तो पूरा अपना जो स्पेस है जो हमने डिफाइन कर लिया, वो पूरा स्पेस वहां पर आपको बता देगा, जितना भी आपका रीजन एरिया था। ओके, तो उसको कहते हैं स्पान। और फिर वहीं पे हम उनसे ही जो वहाँ पर डिपेंड करते हैं, जो बेसिस वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट कैमरा, उसी को हम कहते हैं बेसिस। और जो बेसिस है, बेसिस से हम बताते हैं उसका डायमेंशन। ओके, तो ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये कंसेप्ट है जो मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था कि थोड़ा हम इस तरह से एलाबोरेटली स्टूडेंट्स को बताए तो आपको थोड़ा तुरंत समझ आ सकता है कि ये कहना क्या चाहता है। जब हम इक्वेशन लिखते हैं लेकिन उसका कुछ टर्मिनोलॉजी देखे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, या उसके कुछ हमें एग्जाम्पल से देखे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देते वो हम इक्वेशन सॉल्व करते, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि ये कहना क्या चाहता है, तो ये उनको थोड़ा सोचता, मेरे फ्रेंड है तो बता रहे थे हम और डिस्कस कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो आई विल शेयर विद दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Yes. Yes, sir. हाँ सर। एनी क्वेश्चन इन दैट? हाँ, एनी क्वेश्चन इन दैट? No, sir. ओके No, sir. ओके, तो नाउ वी गो फॉर अदर टर्मिनोलॉजी जो हमारा आज अभी हम स्टार्ट कर लेते। ये हमारा जो कल का डिस्कशन था और ये पूरा मैंने कवर कर लिया। ये सब हम लिखते हैं वेक्टर्स, इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट, लेकिन ये बताना क्या चाहते हैं, मुझे ये अच्छा लगा कि इससे हम पूरा कह सकते हैं कि स्पेस क्या है, स्पान क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है। तो अपनी अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जस्ट ये एग्जांपल है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने बताया आपको। आपको ऐसा कोई लाइव एग्जांपल भी मिल जाए तो ओके, सी फॉर इट अदर बुक्स आप शेयर भी कर सकते हो, कुछ नए आइडियाज आपको मिले। ऐसी बाउंड्री नहीं है कि वन वे ही हमारा क्लास सेशन चले मास्टर्स लेवल पे। आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, आपने कुछ नया पढ़ा है, कुछ अदर रेफरेंस बुक यूज़ करे हो, यू कैन शेयर विथ अस। तो हमें भी कुछ नया आपसे सीखने में को मिले। आप कितने हो अभी? 25 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। ओके, 25 कुछ नया नया आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ नए आइडियाज़ आए, क्वेश्चन आए, यू कैन शेयर विथ अस। तो मुझे भी नया सीखने को मिले, आपके फ्रेंड्स को भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। ओके, तो अभी बैचलर्स में क्या रहता है, आप कम्युनिकेट तो करते ही रहते होंगे, लेकिन मास्टर्स में थोड़ा ये इंटरेस्ट रखना कि हमें कुछ नया सीखने को मिले तो हम तुरंत शेयर करें, उससे कुछ डिस्कस करें, तो आपका थोड़ा विज़न और क्लियर होगा। ओके, डिस्कशंस ये फ़ायदा करता है। बुक्स में तो सब इन्फॉर्मेशन दी रहती है, लेकिन आफ्टर वी डिस्कस विद फ्रेंड्स और टीचर्स तो वी गेट मोर, उसकी चाम रहती है और उसके हम टेस्ट ले सकते हैं कि हाँ मज़ा आ गई है। ओके, तो अच्छा स्टूडेंट, चलो अभी हम दूसरे और टॉपिक पे जाए। अभी आज डिस्कस करते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या रहता है। वर्ड से ही आप आंसर दे सकते हो कि इनर प्रोडक्ट मतलब हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वहाँ पर, और नॉर्म क्या है, ऑर्थोगोनलिटी क्या है, वो हमें देखना है। जो हमने वहाँ पर द लास्ट सेशंस, ओके, द स्केलर्स, ओके, डॉट प्रोडक्ट स्केलर्स का हम लेते हैं ना, द डॉट प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर्स, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने सब आगे बात कर लिया था। अभी हम टू वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ए वेक्टर हम डिफाइन करते हैं विद द कंपोनेंट्स है उसके A1 A2 A3, और सेकेंड वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं बी वेक्टर B1 B2 एंड B3, तीन तीन कंपोनेंट्स होंगे। ओके, अब इनका हम कहते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ऐसे लिखते हैं ना डॉट प्रोडक्ट। ओके, और उसके आप कंपोनेंट देखोगे दैट यू कैन राइट इन दिस टर्म ऑफ दैट इज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको वैल्यू कैसा मिलता है, एज अ स्केलर और अ वेक्टर? स्केलर ही मिलता है। स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ओके, स्केलर से। स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर है, दैट इज नॉट अ वेक्टर। देखो मैंने सिंबल वेक्टर्स नहीं लगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3,
और उसको आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ दैट इज आई इक्वल टू 1 2 3 ए आई बी आई। ओके, अब उसको हमें जनरलाइज करना है। ये टू वेक्टर्स इन एन डायमेंशन आपको दे दिया, ये a1 b1 a1 a2 a3 अप टू an, b1 b2 b3 अप टू bn। तो हमें जनरलाइज इसको लिखना है फॉर एन डायमेंशन, तो उसको हम लिख सकते हैं दैट इज a डॉट b विच इज इक्वल टू, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ a and b, a vector and b vector, which is equal to summation of ai bi, where I runs from 1 to n। ओके, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज अ डॉट इनर प्रोडक्ट, उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब वैसे ही उसका सपोज हमें लेंथ और नॉर्म ऑफ वेक्टर हम जो फाइंड करते हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते थे, सपोज हमारा ए वेक्टर है, अब नॉर्म के लिए हम बात कर लेते हैं, उसको नॉर्म से क्या डिफाइन करते हैं, और लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, हाउ यू कैन फाइंड द नॉर्म एंड लेंथ ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू मोड है चलो बताओ बेटा, उनका मोड ले लेना, या फिर उनका हाँ मोड ले ले तो सर हो जाएगा। हाँ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं उसका नॉर्म। ओके, दैट इज नथिंग बट एज ए स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है a डॉट ए। ओके, दैट इज नथिंग बट आपका, आप लिख सकते हो जितने कंपोनेंट है दैट यू कैन राइट एज ए समेशन ऑफ, सपोज n कंपोनेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं ए आई स्क्वायर वेर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ओके, आपके जो भी कंपोनेंट्स है ए वेक्टर के, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज अ नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर। अभी हमने वहाँ पर एक आगे भी डिस्कस कर लिया था ऑर्थोगोनल के बारे में। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे होते हैं, m dot m raised to t is equal to 0। हाँ फिर से बोलिए, वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। एम डॉट एम आप जो बता रहे हो ना, ये आपने क्या बताया, एम इनवर्स इक्वल टू एम ट्रांसपोज। ओके, वेर एम ऑर्थोगोनल है, हाँ तो ये कंडीशन प्रूव होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन सिंपल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब कैसा वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर एक दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मींस, याद रखना, भूल मत जाना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मींस परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, उसको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अभी हमारे जैसे कि हम ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल है, हम कहे कि हमारे दो वेक्टर्स दिए, ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ओके, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल दिए, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, और उसका थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। कोस थीटा क्या रहता है, यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 होगा सर। 90 होगा ना, तो 90 डिग्री लगा दो, कोस 90 क्या रहता है, 0। 0 0 हाँ, तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0। तो उसको आप लिख सकते हो दैट समेशन ऑफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, तो ए बी कोस थीटा कोस पाई बाय 2 0 आ रहा है। अब उसको हमें एन डायमेंशन में है, तो उसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तब हम कहते हैं दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दैट इज इनर प्रोडक्ट हमने क्या डिफाइन किया, इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस ए डॉट बी वेक्टर, दैट इज इनर प्रोडक्ट की, और वो इक्वल टू 0 होगा, तो वो दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। समेशन ऑफ ए आई बी आई वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n which is equal to 0, then a and b are the given vectors are the orthogonal vectors. Clear student?
तो इनर प्रोडक्ट क्या रहता है, नॉर्म क्या रहता है, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की हमने बात कर ली, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और उसका समेशन है ए आई बी आई विच आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, वो आपको 0 मिलेगा, इनर प्रोडक्ट उसकी 0 हो जाती है, इक्वल टू 0। अभी एक देखना है एक कंसेप्ट, स्क्वाश इनइक्वालिटी, ये क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। स्क्वाश इनइक्वालिटी क्या बताता है, ओके। इन 2 और 3 डायमेंशन है, वहाँ पर हम क्या फाइंड करते थे, एंगल फाइंड कर लेते हैं आराम से, जो हम इजीली एंगल, वहाँ पर हम 2 डायमेंशन हो 3 डायमेंशन हो, ए डॉट बी इक्वल टू, अभी हमने देखा कि नॉर्म ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, तो एंगल हमें मिल जाता है। अभी हम उसको एन डायमेंशन फॉर्म में ले जाना है, ओके। दैट सिंपल वे, जो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है उसी को हमें ये सेम फॉर्मूला को एन डायमेंशन में ले जाना है। तो हमें क्या देखना होगा, जो उसकी कोस थीटा वैल्यू है, ओके, शुड बी श्योर दैट द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ कोस थीटा, ये कोस थीटा की जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो कितनी रेंज में आ रही है वो हमें चेक करना होगा। कोस थीटा का जो रिजल्टिंग वैल्यू है, ओके, दैट कम्स अंडर, क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आप जो कोस थीटा लोगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, बिकॉज वो रनिंग फ्रॉम -1 to 1, तो वो 1 या लेस देन इक्वल टू 1 उसका मैग्नीट्यूड। तो उसको स्क्वाश इनइक्वालिटी क्या बताता है कि जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो, ये 2 वेक्टर्स आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ए डॉट बी वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड विच इज लेस देन और इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब लेंथ इनटू बी, ओके। बुक में क्या दिया होगा, आप कई बुक्स में देखोगे इसको डार्क कलर में लिखा होगा, ऐसे वेक्टर नहीं लिखे होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये लेंथ की बात होती है, ओके। मैग्नीट्यूड आप कहते हो या तो आप लेंथ कहते हो, तो और उसको आप लेंथ ये यहाँ पर है, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ही वो लेस देन और इक्वल टू दिस, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। और वहाँ पर आप कह सकते हो उसको एन डायमेंशन में लेके जाए तो आप उसको लिख सकते हो, और उसको हम ए डॉट बी उसको क्या लिखते हैं, इनर प्रोडक्ट को समेशन ऑफ ए आई पी आई वेर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, उसका मैग्नीट्यूड विच इज लेस देन और इक्वल टू इसका विथ रेस्पेक्ट टू एन टर्म्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए आई स्क्वायर where summation I running from 1 to n into square root of bi square where summation of bi square where I running from 1 to n. So that differ for n dimensional space. This is called as squash inequality. इसको कहते हैं स्क्वाश इनइक्वालिटी से जाना जाता है, ओके। कई बार पूछते हैं कि प्रूव दिस स्क्वाश इनइक्वालिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे हम प्रॉब्लम उनके सॉल्व कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आई होप यू गेट सम आइडियाज कि इनर प्रोडक्ट क्या रहता है, नॉर्मल क्या रहता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या रहते हैं, स्क्वाश इनइक्वालिटी क्या बता रहा है। तो ये स्क्वाश इनइक्वालिटी है और उनके आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो इजीली, दैट इज अ इन दैट फॉर्म यू कैन डिफाइन। और सब अब एन डायमेंशन पे लेके जाते हैं तो इसी को आपको एन डायमेंशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है, ओके। अभी चलो एक इसके हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इनके प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, वी गो फॉर सम प्रॉब्लम्स देन यू गॉट सम मोर आइडिया, ओके। अभी लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था, लास्ट हमें एग्जांपल क्या लिया था, दिस एग्जांपल, ओके, जो कल हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, यू कैन सी फॉर दिस रिजल्ट दैट इज 1015 -2, ओके। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं हमें, और उन्हीं को आप यूज़ करके वहाँ पर ये 0 0 2 उसको आप वहाँ पर यू कैन डिवाइड दिस R3 वेक्टर विद बाई 2 1 by 2, तो ये 0 0 1 भी हो जाएगा, 0 1 5, ओके।
that is 1015, and the last one will be the 0 01060. ओके, ये हमें 3 वेक्टर्स मिल रहे थे, इन्हीं के बेस पे एक प्रॉब्लम भी दिया है, उसमें cos थीटा फाइंड करना है, जो आपके बेसिस वेक्टर मिल रहे हैं उसके बीच आपको cos थीटा फाइंड कर सकते हो वहाँ पर। एक वो कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने से पहले हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर पहले। चलो वी गो फॉर बेसिक, जो भी डिस्कस कर लिया उनके बेस पे एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं पहले। ओके, write down that example. For a given set of vectors, for the given set of vectors, find the dimension of the space, find the dimension of the space, okay, spanned by them, find the dimension of the space that is spanned by them, and a basis for this space, and a basis for this space. ओके, चलो उसके लिए फर्स्ट ले लेते हैं, जो वेक्टर्स दिए आपको लिख लीजिए, दैट इज 1 -1 0 0, सेकेंड वेक्टर दिया है 0 -2 5 1, थर्ड आपका वेक्टर्स दे दिया है 1 -3 5 1, and the fourth one is given as a 2 -4 5 1. चलो, फॉर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर फाइंड द डायमेंशन, आपको क्या फाइंड करना है, एक तो डायमेंशन फाइंड करना है ऑफ द स्पेस स्पेंड बाय देम एंड द बेसिस फॉर दिस स्पेस। चलो कैसे फाइंड करेंगे, कौन बताएगा आंसर इसका, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस? उनको सर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उनका रो रिडक्शन कर देंगे हम, और फिर जो इंडिपेंडेंट बेस वेक्टर मिल जाएंगे हमें, और उनसे हमें स्पेस भी मिल जाएगा। ओके, और उनका स्पान भी आपको मिल जाएगा और डायमेंशन भी बता सकते हो। चलो करिए सॉल्व, ये चारों आप वेक्टर्स रो में लिख लीजिए, यू कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ दिस रो मैट्रिक्स, दैट इज a 1 -1 0 0 0 -2 5 1 1 -3 5 1, and the last one is a 2 -4 5 1. ओके, इसको रो रिडक्शन अप्लाई कीजिए और सभी को ट्राई करना है रो रिडक्शन मेथड, जो हमने बहुत बार सीख ही लिया है, हर एक प्रॉब्लम में हम ज़्यादातर यही यूज़ करें, रो रिडक्शन मेथड आप अप्लाई कीजिए वहाँ पर। ठीक है, हो गया सर। कर लिया सर? हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके। चलो क्या मिल रहा है बाकी सब स्टूडेंट्स, एक कोई आंसर, अदर स्टूडेंट्स? रो रिडक्शन आपको मेथड अप्लाई करना है और उसको रिड्यूस करना है आपको, जिन्हें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो क्या करना क्या रहता है। स्टूडेंट्स सबको आता है या बता दूं मैं? सभी स्टूडेंट्स को आ रहा है रो रिडक्शन मेथड?
नो आंसर, सभी को आ रहा है? तो आई विल आस्क आंसर टू यू। मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को भी चलो पूछते हैं, या तो आप बताए तो आई विल सोल्व हियर, क्योंकि कल और हमने हर एक क्लास में ये पहले से ही हमने ये तो मेथड सिखा दी है, लेकिन कई नई स्टूडेंट्स को आ रहा है या नहीं आ रहा है? नरेंद्र, ओके, मयूर बता रहे हैं कि बताओ सर, ओके। हाँ चलो, ऐसे कुछ बोलो तो आपको मजा आए, आप वहाँ से कह भी सकते हो कुछ। देखो, रो रिडक्शन मेथड में क्या रहता है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स का इस फॉर्म में ज़्यादातर हमें लाना है। जैसे हमारा ये मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर, तो आपको ये फॉर्म में लाना है। जैसे फर्स्ट रो है उसका 1, फिर उसके नीचे जो कॉलम में है वो 0 0 ऐसे लाना है। फिर सेकंड जो कॉलम है उसमें ये जो सेकंड रो है वो 1 लानी है, बाकी 0 0 ऐसा आपको फॉर्म लाना है। थर्ड में आपको क्या करना है, 0 0, ये थर्ड में ये 1 आना चाहिए, बाकी सब 0। फोर्थ में ये 1 आना चाहिए, बाकी सब 0, ऐसा फॉर्म लाना है। कहाँ तक आ सकता है वो आपको देखना है, ओके। ये फॉर्म में आपको लाना है, फिर वहाँ पर आप उसको बता सकते हो कि ये रो रिडक्शन है। कई बार ये 0 0 हो जाता है, कई बार ये दोनों 0 0 हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, फिर उससे हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, अभी इसी को हमें ये फॉर्म में लाना है, ओके। 1 मिनट। तो ये मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, उसका हम रो रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 0 टर्म कर देना है, दिस टर्म, ओके। हाँ, ये टर्म हमें 0 कर देना है, ये भी 0 करना है। तो हमें ऐसा ऑपरेशन यूज करना होगा कि जिससे वो 0 हो जाए। तो हमें क्या करना है, R3 में चेंज करना है। R3 में क्या चेंज करना है, R3 माइनस R1 करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 1 0। फिर R4 में भी चेंज करना है, रो रिडक्शन है इसलिए रो में हम चेंजेस कर रहे हैं। दैट इज R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, ओके। ये आपका जस्ट रेफरेंस के लिए, इसको ध्यान में मत लेना, अभी हम ये कर रहे हैं, ओके। तो ये होगा फर्स्ट रो तो वैसा का वैसा 1 माइनस 1 0 0, सेकेंड रो 0 माइनस 2 5 1। रो 3 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 3 में R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, ओके। थर्ड रो में हम देखते हैं R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 माइनस 2 वो 0 हो गए, माइनस 4, दिस माइनस 4, then minus of 2 times of R1, okay, that is minus 4 minus of 2 times R1। क्या है, R1 में आपको दिया है माइनस 1, ओके। तो माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2, और ये साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 2 आपको मिलेगा ये माइनस 2। फिर 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R1 में 0 है तो 5 माइनस 0 5, एंड द लास्ट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, वो भी 1। तो अभी और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तो आ गया आपका ये 1 0 0 फॉर्म, और वहाँ पर ऐसे अप्लाई करें। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ले सकते हो माइनस 1 है, यहाँ पर हमें सेकंड पे 1 लाना है और इस पे 0, इस फॉर्म में हमें ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, दैट विल बी 2 5 1, ओके, माइनस 2। सेकंड हमें अभी ऑपरेशन ऐसा करना है कि इसको हम कर सकते हैं, इसको 1 लाना है, तो दैट यू कैन ऑपरेट विद दिस और ऑपरेट विद दिस माइनस 2, ये 0 हो जाएंगे सब, ओके। यू कैन ऑपरेट विद दिस लास्ट। और हम एक ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हमें 0 करना है, दैट विल बी दिस पार्ट। यहाँ पर अभी हम और एक ऑपरेशन अप्लाई करें कि जिससे वहाँ पर वो 0 आ जाए और वो 1 बने, तो वी कैन ऑपरेट विद माइनस 1,
दैट इज 1 माइनस 0 ओके। हम R1 में ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 वी कैन ऑपरेट एज अ R1 माइनस 1 ओके, 2 आ जाता है ये, और उसको 0 माइनस 1 पहले हम कर देते हैं R, इसको क्या करते हैं R2 को हम चेंज कर लेते हैं, इसको R3 एंड R4 में आप देखोगे दैट यू कैन गेट 0 टर्म्स। तो हम ये ऑपरेशन पहले लगा देते हैं, R3 का ऑपरेशन ऐसा ले लेते हैं, दैट इज R3 दिस R3, उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, दैट विल बी -2 एंड दिस विल बी प्लस -2 माइनस दिस R3 माइनस R2 करते हैं, एंड R4 में हम चेंज करते हैं, दैट इज R4 माइनस R2। आपको क्या मिल रहा है देख लेते हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1 माइनस 1 0 0, ये होगा आपका 0 -2 5 1, ये क्या हो जाएगा -2 R3 माइनस ऑफ R2, तो -2 + 2 वो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0, ये भी सेम टर्म R4 माइनस R2, R4 क्या है 0 0 माइनस 0 वो 0, -2 प्लस माइनस ऑफ -2, तो -2 + 2 वो 0 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0, ये फॉर्म में आ गया। ओके, अभी उसको और थोड़ा वहाँ पर हमें ये चेक करना है, पहले हम कर देते यहाँ पर दैट यू कैन गो फॉर दिस कंसेप्ट 1 माइनस 1 0 0, और उसको एक एलाबरेट करते हैं। R2 में हम क्या कर लेते हैं, R2 में चेंज करते हैं -1/2 R2। ओके, चलो क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हम देख लेते हैं, 1 माइनस 1 0 0 दैट इज 0, माइनस साइन है तो 2/2 दैट इज 1 आ जाता है, ये 5/2 आ गया। ओके, एंड -1/2 मतलब माइनस साइन रहेगा यहाँ पर, और -1/2 इंटू 1 तो माइनस ऑफ 1/2, और ये सब तो 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पर हमें अभी देखना है कि ये प्लस कर देते तो हमारा ये ऑपरेशन और एक बेटर रिजल्ट आ जाता है। R1 में चेंज कर लेते कुछ, R1 प्लस R2, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है देख लेते हैं, दैट इज 1 + 0 1, -1 + 1 0 0, -5/2 तो -5/2 ये रहेगा, और 0 प्लस -1/2 तो -1/2, एंड दैट इज 0 1 -5/2 -1/2, ये 0 0 0, और लास्ट वन विल बी 0 0 0, ये फॉर्म में मुझे मिल रहा है। आप ऑपरेशन जैसे कर रहे होंगे उस हिसाब से आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो ये मिल रहा है 1 0 -5/2 -1/2 और 0 1 0, ओके, ऐसा मिल रहा है आपको? हाँ सर, हाँ मिल रहा है। ओके, सेम आंसर आ रहा है आपको जिमित? हाँ सर, एक्चुअली मैं स्टॉप हो गया था 2 रो 0 होने के बाद, क्योंकि तो सर इतना तक करे तो चलेगा, लाइक 1 -1 0 0 और 0 -2 5 1 तक किया था, तो इतना करे तो चलेगा, क्योंकि बाकी तो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं ना वो दो हाँ, तो। ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ से आप तुरंत बता सकते हो, हाँ सर, लेकिन हाँ सर, बेसिकली हमारा फॉर्म कैसा है, इस फॉर्म में लाने हाँ का ट्राई 1 करना। 1 ओके सर, सपोज आप और कर सकते हो ऑपरेशन तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। ओके ओके, सर, नहीं तो यहाँ से ही आप बता सकते हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो मिल ही गए थे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये नॉन जीरो रोज कितनी है, आप यहाँ से भी बता सकते हो, इस मैट्रिक्स से भी। ओके, और चाहे तो और एक दो ऑपरेशन कर हो रहा है पॉसिबल तो आप कीजिए ऑपरेशन, रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, और आपको इस फॉर्म में ला गया 1 0 0, देखो ये रो कॉलम में देखो ये फॉर्म में आ गया, फिर ये कॉलम देखो 0 1 0 0। अब आगे ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पर 1 लाना रहता है, अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इतना तक है रो रिडक्शन। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि नॉन जीरो रोज कितना है, नॉन जीरो रोज कितना है, यहाँ पे नॉन जीरो रोज आर 2। ओके,
तो नॉन जीरो रोज जितनी होती है उसकी रैंक होती है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने मिलेंगे यहाँ पर? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे सर। 2 होंगे। ओके, और उसका बेसिस कितना होगा? 2 होगा सर। हाँ, बेसिस क्या डिफाइन करता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर प्लस उसका स्पान। स्पान मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ये 2 वेक्टर मिल रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हो 1 0 -5/2 -1/2, और सेकेंड वेक्टर्स मिल रहे हैं 0 1 -5/2 -1/2। ओके, दैट इज -1/2। ये 2 वेक्टर्स मिल रहे हैं, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये α1 नाम दे दो, α2। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस इज नथिंग बट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्लस उसका स्पान। तो ये दोनों बेसिस वेक्टर भी हमें 2 मिल रहे हैं। और डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इज ऑल्सो 2। 2 डायमेंशन। तो V2। ओके, V2 2 डायमेंशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पेंड बाय देम एंड बेसिस फॉर दिस स्पेस। तो ये चारों वेक्टर्स को जैसे आप सॉल्व करते हो तो आपको ये मिलता है। यू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन इन दैट? किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो और एक वहाँ पर एग्जांपल्स है वो हम दे देते हैं, आप घर पे ये सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रॉब्लम्स में कल मैं पूछूंगा या भी नेक्स्ट लेक्चर्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब होता है? सैटरडे रहता है ना? सैटरडे वी कैन आस्क। ओके, चलो ये आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल लिख लो, होमवर्क में दे देता हूँ। सेक्शन 10, चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, होमवर्क में आपको सेक्शन 10 देखना है, चैप्टर 3 ML बोस में, सेक्शन 10। और आपको प्रॉब्लम नंबर्स, वहाँ पर एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम लिया था, ए तो हमने सॉल्व कर लिया अभी। आप प्रॉब्लम नंबर देखना सेक्शन 10 में, प्रॉब्लम नंबर 1 में ABC वो सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 2 में ए कर लिया है अभी, BC आपको सॉल्व करना है। और थर्ड प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर सकते हो, उसका एंगल फाइंड करना है और ऑर्थोगोनल वेक्टर है कि नहीं वो प्रूव कर सकते हो। आपको थर्ड ट्राई करना है, वो है A एंड B। ओके, ये प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में है। सेक्शन 10 चैप्टर 3, कौन सी बुक आपको रिफर करना है? ML बोस में से। ये आपके होमवर्क से ही। ओके, लिख लो। और अभी हमें अटेंडेंस ले लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो, otherwise we will go for attendance. Okay, I hope you all understand this. नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास मैं पूछ रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है? क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। हाँ, किसने आंसर दिया? सर सोहम। सोहम, आप तो हमारे, हाँ आप तो कहीं अभी अटेंड ही कर रहे हो लेक्चर्स। ये तो मैं नए स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो आज आए या कल आए। कौन कौन आया था नए कल? हाँ, सृष्टि सिंह, देन नरेंद्र। यू गेटिंग एन आइडिया? उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ। प्रेजेंट है या नहीं है? यस सर, हाँ जैन सर। पीयूष तो प्रेजेंट है, वो तो मुझे पता है। बाकी ये सब के कुछ साउंड नहीं आ रहे है। ऑन करके चले नहीं गए ना? क्योंकि हम मोबाइल में तो पता ही नहीं चलता आप लोग बैठे हो वहां पर या कहीं घूम रहे हो। यस सर, यस सर। हाँ, समझ आ रहा है ना नरेंद्र? ओके, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए मैं 2-3 बार पूछूंगा इसलिए। एंड सृष्टि सिंह आपको? फिर कौन नया है? ये अमृता टीवी, ये भी न्यू स्टूडेंट लग रहा है। अमृता टीवी, व्हाट्स योर नेम? कुछ आंसर नहीं आ रहा। चलो अभी हम अटेंडेंस पे जा रहे हैं।
ओके